Good morning, students. Students, today our topic is distance between two skew lines. So first we will see what are skew lines, and then we will see how we can find the distance between two skew lines. So let us see what are skew lines. First we will see what are skew lines. Suppose that we have two lines in the plane. So whether these two lines will be parallel or they will be intersecting. ठीक है, अगर किसी प्लेन में दो लाइंस हैं तो या तो दोनों लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी अगर प्लेन में है तो, और अगर पैरेलल नहीं होंगी तो फिर कहीं ना कहीं वो इंटरसेक्ट करेंगी। बट अगर हम दो लाइंस इस तरीके से ले लें कि वो ना तो इंटरसेक्ट करें और ना ही पैरेलल हो, तो ऐसी लाइंस को हम क्या कहते हैं, स्क्यू लाइंस कहते हैं। और इस तरह की जो लाइंस होती हैं which are neither parallel nor intersecting, these lines are non-coplanar. अगर दो लाइंस स्क्यू लाइंस हैं, मतलब पैरेलल भी नहीं है और इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही हैं, तो वो नॉन कोप्लेनर होंगी। इट मीन्स उनको हम एक प्लेन में नहीं रख सकते। तो स्क्यू लाइंस किस तरीके से होंगी, स्क्यू लाइंस इस तरीके से फॉर्म होती हैं। ठीक है, ये आपकी एक लाइन होगी और एक लाइन ये होगी। ठीक है, तो आप अगर इसको देखोगे तो ये दोनों लाइंस पैरेलल भी नहीं है और ये इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही है। अगर इसको मैं ऐसे कर दें तो ये एक ही प्लेन में आ जाएगा और तब ये इंटरसेक्ट करेगा, पैरेलल नहीं होगा बट इंटरसेक्ट करेगा। बट अगर इसको हम ऐसे रखते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो क्लियरली दिख रहा है कि ये पैरेलल नहीं है और ये इंटरसेक्ट भी नहीं कर रहा है, इसके बीच में स्पेस है। तो एक लाइन ये ऊपर से चली जाएगी और ये नीचे से चली जाएगी, बट दे विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो स्क्यू लाइंस आर नॉन कोप्लेनर लाइंस। ठीक है, इनको हम एक प्लेन में नहीं रख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम डेफिनेशन इसकी लिख सकते हैं, स्क्यू लाइंस आर दोज लाइंस विच आर नीदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग, दैट इज स्क्यू लाइंस आर नॉन कोप्लेनर लाइंस। ठीक है, ये लाइंस क्या होती हैं, नॉन कोप्लेनर लाइंस होती हैं। कभी भी एक प्लान में इनको हम एकोमोडेट नहीं कर सकते। नाउ आज हमें क्या करना है, भाई हमको देखना है कि हम दो स्क्यू लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यही हमको डिस्कस करना है, डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। तो इसके लिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल स्पेस की बात हो रही है। तो इसका फिगर हम आपको एग्जैक्टली नहीं बना के दिखा सकते, आपको थोड़ा सा अपने माइंड में इमेजिन करना पड़ेगा। सपोज दैट ये दो स्क्यू लाइंस हैं और इनके बीच में हमको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी दोनों के बीच में, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगी, ठीक है, जहाँ पे ये टच करेगा, अगर इसको हम एक ही प्लेन में लाएं तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी क्या होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस। यही आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी। क्लियर। तो हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास दो लाइंस हैं। एक लाइन क्या है, L1, और इसका वेक्टर इक्वेशन जो है वो क्या है, वेक्टर A1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर B1, एंड वी हैव अनदर वेक्टर, अनदर लाइन L2 whose vector equation is vector R is equal to vector A2 प्लस म्यू टाइम्स ऑफ वेक्टर B2। आपको पता है इसमें A1 A2 और B1 B2 क्या है। तो L1 जो लाइन है हमारी, सपोज दैट ये फर्स्ट लाइन है, ये नीचे वाली लाइन को हम L1 सपोज कर लेते हैं और ऊपर वाली लाइन को हम L2 सपोज कर लेते हैं। ठीक है, तो L1 और L2 यहाँ पे क्या है, स्क्यू लाइंस है। मतलब L1 और L2 क्या है, नॉन इंटरसेक्टिंग नॉन पैरेलल लाइंस है, इस तरीके से। ठीक है, ये L2 ऊपर से जा रही है और L1 नीचे से जा रही है। क्लियर। और L1 जो है ये किसके पैरेलल है, वेक्टर B1 के पैरेलल है। मतलब L1 के पैरेलल यहाँ पे एक वेक्टर होगा, वेक्टर B1। और L2 जो है, L2 के पैरेलल क्या है, वेक्टर B2 है। तो यहाँ पे एक वेक्टर होगा, वेक्टर B2, जिसके पैरेलल लाइन क्या है, हमारी L2 है। और L1 पर पासिंग पॉइंट है जहाँ से हमारा लाइन पास हो रहा है,
ठीक है, वो क्या है, वेक्टर A1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर कहीं पे हमारा होगा, सपोज दैट, इसको सपोज कर लेते हैं कि ये है हमारा पॉइंट L1 पर है, इसको हम सपोज कर लेते हैं कि ये पॉइंट S है। ठीक है, इसका पोजीशन वेक्टर कितना है, वेक्टर A1। और L2 लाइन पर पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट थ्रू विच द लाइन इज पासिंग इज, सपोज दैट ये पॉइंट T है, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, वेक्टर A2। क्लियर। तो लाइन L2 जो है वो पॉइंट T से पास हो रही है, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है, वेक्टर A2। और लाइन L1 जो है वो पॉइंट S से पास हो रही है, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है, वेक्टर A1। अब अगर हम इसको ज्वाइन कर देते हैं ST को, तो वेक्टर ST क्या बनेगा हमारा यहाँ पे, आपको पता है वेक्टर PQ जो हम लिखते थे तो क्या होता था, वेक्टर PQ मीन्स पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। इट मीन्स किसी वेक्टर को अगर हम इस तरीके से लिखते हैं, तो अगर इसको हमको ब्रेक करना हो दो पार्ट में, तो क्या लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ टर्मिनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट। और यहाँ पे वेक्टर ST में P क्या है, टर्मिनल पॉइंट है, ठीक है, और S क्या है, इनिशियल पॉइंट है। तो T पे टर्मिनेट हो रहा है इसलिए टर्मिनल पॉइंट है, S से स्टार्ट हो रहा है ये वेक्टर, इसलिए इनिशियल पॉइंट है। और इसको अगर पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ T माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ S। मीन्स पोजीशन वेक्टर ऑफ T क्या है, A2 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ S मीन्स वेक्टर A1। तो वेक्टर ST इज इक्वल टू क्या मिल गया हमको, वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1। नाउ जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी L1 L2 के बीच में, अभी बताया, वो क्या होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मतलब अगर ये लाइन हमारी ऊपर वाली L2 है और नीचे वाली L1 है, तो इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगी वो इसी पेन के अलॉन्ग मिलेगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन्स। क्लियर। तो सपोज कर लेते हैं ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो क्या है दोनों के बीच में, वो PQ है। और सपोज कर लेते हैं ये PQ की जो लेंथ है वो कितनी है, D is the length of the PQ। क्लियर। नाउ अभी हमने डिस्कस किया कि PQ जो है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन L1 एंड L2। इट मीन्स PQ इज परपेंडिकुलर टू बोथ L1 एंड L2, बट L2 परपेंडिकुलर है वेक्टर V2 के, तो PQ अगर L2 के परपेंडिकुलर है तो वेक्टर V2 के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, इसी तरीके से PQ परपेंडिकुलर है L1 के, और PQ जो है L1 जो है वो पैरेलल है वेक्टर B1 के। इट मीन्स अगर PQ परपेंडिकुलर है L1 के, तो PQ परपेंडिकुलर होगा वेक्टर B1 के भी। इट मीन्स PQ इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर B1 एंड वेक्टर B2। ठीक है, और क्रॉस प्रोडक्ट जब आपने पढ़ा था वेक्टर्स में, तो वहाँ हमने डिस्कस किया था कि दो वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो इट मीन्स वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 अगर हम फाइंड करते हैं तो ये क्या होगा, वेक्टर B1 के भी परपेंडिकुलर होगा और वेक्टर B2 के भी परपेंडिकुलर होगा। तो वेक्टर B1 क्रॉस B2 इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर B1 एंड वेक्टर B2, ये दोनों के परपेंडिकुलर है। और अगर ये दोनों के परपेंडिकुलर है तो वेक्टर B1 क्रॉस B2 भी PQ के परपेंडिकुलर होगा, B1 क्रॉस B2 PQ के पैरेलल होगा। ठीक है, आप इसको देखिए फिर से एक बार, B1 क्रॉस B2 ये क्या है, B1 के भी परपेंडिकुलर है और B2 के भी परपेंडिकुलर है। और अभी हमने डिस्कस किया कि PQ जो है वो भी B1 और B2 दोनों के परपेंडिकुलर है। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, PQ इज परपेंडिकुलर टू B1 एंड वेक्टर B2, और वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू वेक्टर B1 एंड वेक्टर B2। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको कि ये जो PQ था हमारा, ये भी वेक्टर B1 B2 के परपेंडिकुलर है। ठीक है, और B1 क्रॉस B2 जो हमने निकाला वो भी वेक्टर B1 और वेक्टर B2 के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकल रहा है, दैट PQ इज पैरेलल टू वेक्टर B1 क्रॉस B2। इट मीन्स PQ जो होगा हमारा वेक्टर PQ, therefore vector PQ is parallel to
वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2। तो PQ अगर पैरेलल है वेक्टर b1 क्रॉस b2 के, इट मीन्स दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, ठीक है। और डायरेक्शन कौन बताता है किसी वेक्टर का? उसका यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो b1 क्रॉस b2 जो वेक्टर हमको गिवन है, इसका यूनिट वेक्टर हम फाइंड कर लें तो वही वेक्टर PQ का भी यूनिट वेक्टर हो जाएगा। अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो उनके यूनिट वेक्टर क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो अगर b1 क्रॉस b2 का यूनिट वेक्टर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इट मीन्स वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर b1 क्रॉस b2 एंड वेक्टर PQ, क्योंकि दोनों पैरेलल है। तो इट मीन्स यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर PQ इज n कैप और मैग्नीट्यूड ऑफ PQ कितना है? d। ऊपर अभी हमने लिखा था PQ की लेंथ कितनी है? d। सो इट मीन्स अगर हमें वेक्टर PQ लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर PQ इनटू इट्स यूनिट वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ PQ कितना है? d। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर PQ मीन्स PQ is d and n cap is b1 क्रॉस b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2। तो इसको यहाँ पे हम इक्वेशन 1 सपोज कर लेते हैं, ठीक है। अब अगर हमको PQ की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब D की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको इमेजिन करना पड़ेगा। इसमें यहाँ से बहुत ज़्यादा हम एक्सप्लेन तो नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने माइंड में इमेजिन करिए कि हमको ये डिस्टेंस फाइंड करनी है, ठीक है। और यहाँ पर कहीं आपका पॉइंट A2 है और इस वाली लाइन पे कहीं पे पॉइंट A1 है। तो A1 को हम A2 से अगर ज्वाइन कर देंगे तो ये एक लाइन मिलेगी आपकी, और ये आपका PQ जो है और ST जो है यहाँ पे जो अभी हमने बनाया हुआ है, ठीक है, ये दोनों बिटवीन सेम प्लेन्स हैं, दो प्लेन्स के बीच में है। तो अगर हम ST और PQ के बीच का जो एंगल है वो थीटा सपोज कर लें। एक वेक्टर ST है हमारे पास, एक वेक्टर PQ है। अगर इनके बीच का एंगल हम थीटा सपोज कर लें, लेट एंगल बिटवीन वेक्टर ST एंड वेक्टर PQ इज थीटा, इसको थीटा सपोज कर लें। तो हमने पढ़ा था एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर PQ डॉट वेक्टर ST अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर PQ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ST, ठीक है। इसको भी अभी हम यूज करेंगे। और अगर दो प्लेन्स हैं, इसमें एक ये हमारा क्या हो गया A2 माइनस A1 और ये जो है आपका क्या हो गया PQ, ठीक है। तो अगर यहाँ पे S2 माइनस S1 का प्रोजेक्शन हम किसके ऊपर करें? PQ के ऊपर करें। तो प्रोजेक्शन आपने देखा था, प्रोजेक्शन अगर वेक्टर A का हम वेक्टर B के ऊपर निकालते थे तो क्या होता था? वेक्टर A डॉट वेक्टर B अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है, ऐसे ही फाइंड करते थे। तो यहां पर ये आपका बनेगा इस तरीके से, ये ST हो गया सपोज दैट, ये क्या हो गया आपका PQ हो गया, ठीक है। हमने क्या किया, ST को मूव करा के यहाँ पे T जो पॉइंट है Q से कोइंसाइड करा दिया, ठीक है। तो ST और PQ में यहाँ पे T और Q पॉइंट्स कोइंसाइड कर जा रहे हैं। अब एंगल इनके बीच में क्या कंसीडर किया हमने? थीटा कंसीडर कर लिया। तो जो SQ का प्रोजेक्शन होगा ऑन वेक्टर PQ वो क्या हो जाएगा हमारा? एक मिनट, ये एंगल जो है यहाँ पे बनेगा, ठीक है। ये एंगल थीटा है, ये एंगल हमने सपोज कर लिया है कि PQ और ST के बीच में जो एंगल है वो कितना है? थीटा है।
तो एस क्यू का जो प्रोजेक्शन होगा ऑन वेक्टर पी क्यू, मतलब इसकी जो शैडो बनेगी पी क्यू के ऊपर, अगर यहाँ से हम एक लाइट थ्रो करते हैं तो क्या होगी, इसी पी क्यू के इक्वल होगी, ठीक। और क्योंकि ये राइट ट्राइंगल है, 90 डिग्री है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है हमारा पी क्यू और हाइपोटेनस कितना है एस क्यू। तो इट मीन्स यहाँ से पी क्यू की लेंथ कितनी आएगी, एस टी कॉस थीटा, ठीक है। एस टी मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एस टी कॉस थीटा। तो पी क्यू हमको फाइंड करना है, पी क्यू मतलब लेंथ ऑफ वेक्टर पी क्यू, इट मीन्स यही हमको फाइंड करना है डी की वैल्यू। तो ये इक्वेशन थर्ड सपोज कर लेते हैं। और अब अगर हम इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन थर्ड में कॉस थीटा की वैल्यू लाके रखते हैं तो पी क्यू मीन्स क्या है हमारे पास डी, और एस टी को हम ऐसे रहने देंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एस टी। कॉस थीटा के प्लेस पे इसकी वैल्यू रख देते हैं, ये क्या हो जाएगा, वेक्टर पी क्यू डॉट वेक्टर एस टी अपॉन वेक्टर पी क्यू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी क्यू इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एस टी। क्लियर। अब यहां पर ये जो हमारा है वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एस टी और यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एस टी है ये कैंसिल हो जाएगा। और ये जो मॉड दिख रहा है आपको, मॉड कहाँ से आया, क्योंकि कॉस थीटा आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अगर 90 से ज़्यादा वैल्यू होगी एंगल की तो नेगेटिव भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे हम मॉड लेके चलेंगे, ठीक है। ये मॉड रहेगा यहाँ पे, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए यहाँ पे हम पहले से ही मॉड लगा के रखेंगे। तो ये मॉड है और इसीलिए भी यहाँ भी आपको क्या दिख रहा है, मॉड दिख रहा है। तो बच क्या रहा है हमारे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी क्यू डॉट वेक्टर एस टी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी क्यू। क्लियर। अब यहां से आप देखोगे फिगर से तो वेक्टर एस टी हमने क्या फाइंड किया था, वेक्टर ए टू माइनस वेक्टर ए वन, ठीक है। और इसका प्रोजेक्शन हम ले रहे हैं किसके ऊपर, वेक्टर पी क्यू के ऊपर। तो वेक्टर पी क्यू मतलब क्या हो गया हमारा, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। और वेक्टर पी क्यू हमने क्या फाइंड किया था यहाँ पे, वेक्टर पी क्यू इज इक्वल टू डी वेक्टर बी वन क्रॉस वेक्टर बी टू अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी वन क्रॉस बी टू। तो ये दोनों वैल्यूज अगर हम पुट कर देते हैं लाकर यहाँ पर तो वैल्यू क्या हो जाएगी, वेक्टर पी क्यू की पहले यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू हम, तो मिल जाएगी हमको डी इंटू वेक्टर बी वन क्रॉस वेक्टर बी टू अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी वन क्रॉस वेक्टर बी टू डॉट वेक्टर एस टी का मतलब क्या हो गया, वेक्टर ए टू माइनस वेक्टर ए वन अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी क्यू इज डी, ये तो कंसीडर ही किया था हमने। तो डी से डी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, वी विल गेट मैग्नीट्यूड ऑफ मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर बी वन क्रॉस वेक्टर बी टू डॉट वेक्टर ए टू माइनस वेक्टर ए वन अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी वन क्रॉस बी टू, ठीक है। मॉड्यूलस के अंदर रखा हुआ है क्योंकि वैल्यू अगर नेगेटिव आती है तब भी उसको हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। तो ये फार्मूला है हमारा। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है, सो वी कैन ऑल्सो राइट इट एज वेक्टर ए टू माइनस वेक्टर ए वन डॉट वेक्टर बी वन क्रॉस वेक्टर बी टू अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी वन क्रॉस वेक्टर b2।
क्लियर? सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन्स। तो फार्मूला ये आपको याद रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है और सिंपल भी याद रखना है इसको, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया था L1 हमारा क्या है, L1 इज वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर A1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर B1, और L2 जो है हमारा वो क्या है, वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर A2 प्लस म्यू टाइम्स ऑफ वेक्टर B2। तो A1 क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो लाइन L1 पर पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर, वेक्टर B1 उसके पैरेलल वेक्टर जो है वो होगा, और L2 में वेक्टर A2 मतलब जहाँ से लाइन L2 पास हो रही है गिवन पॉइंट वो उसका पोजीशन वेक्टर, और वेक्टर B2 क्या हो जाएगा, L2 के पैरेलल जो वेक्टर है। ठीक है, तो ये अगर चार चीज़ें हमको पता है दो लाइंस में तो ईजिली उनके बीच में हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। जैसे आपको करना क्या है, A2 माइनस A1 वेक्टर A2 माइनस A1 डॉट प्रोडक्ट वेक्टर B1 क्रॉस B2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B1 क्रॉस B2। तो बहुत ही सिंपल है, इसको याद रखना। और अब इसको यूज़ करके एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस हुज वेक्टर इक्वेशंस आर वेक्टर R इज इक्वल टू I कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ I कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप एंड वेक्टर R इज इक्वल टू 4I कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप प्लस म्यू टाइम्स ऑफ 2I कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। तो दो लाइंस गिवन है, सपोज कर लेते हैं ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है। तो अगर ये लाइन L1 है तो ये जो हमारा वेक्टर है ये क्या हो जाएगा, वेक्टर A1, और ये जो वेक्टर है क्या हो जाएगा, वेक्टर B1। ठीक है, पैरेलल वेक्टर, लाइन L1 के जो पैरेलल वेक्टर है। ये लाइन L2 है हमारी, और इसमें ये जो वेक्टर है हमारा दिस विल बी वेक्टर A2, एंड म्यू के साथ में जो वेक्टर गिवन है दिस विल बी आवर वेक्टर B2। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला अभी हमने जो डिस्कस किया वो क्या डिस्कस किया, D इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 डॉट प्रोडक्ट वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2। ठीक है, तो पहले हम A2 माइनस A1 फाइंड कर लेते हैं। A2 माइनस A1 क्या आएगा यहाँ पे, A2 माइनस A1 इज 4 माइनस 1 DI 5 माइनस 2 DJ एंड 6 माइनस 3k। तो ये वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 की वैल्यू आ गई। नाउ वी हैव टू फाइंड वेक्टर B1 क्रॉस B2। तो वेक्टर B1 क्रॉस B2 फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट यूज करते हैं हम। फर्स्ट रो में I कैप J कैप K कैप, सेकेंड रो में वेक्टर B1 के स्केलर कंपोनेंट्स 1 माइनस 3 2, एंड थर्ड रो में वेक्टर B2 के स्केलर कंपोनेंट्स 2 3 1। Now after solving this we will get minus 3 minus 6 I cap प्लस, यहाँ पे सेकेंड में माइनस रहेगा आपका 1 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 2 J कैप प्लस 1 इंटू 3 माइनस माइनस प्लस कर लेते हैं 3 इंटू 2 K कैप। ठीक है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, माइनस 9 I कैप 1 माइनस 4 माइनस 3 प्लस 3J कैप प्लस 3 प्लस 6 9K कैप। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ वेक्टर B1 क्रॉस B2। और हमें इसके मैग्नीट्यूड की भी जरूरत पड़ेगी, तो इसका मैग्नीट्यूड भी यहीं फाइंड कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B1 क्रॉस B2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। इट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 81 प्लस 9 प्लस 81। क्लियर? तो यहाँ से वैल्यू क्या मिल जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 90 प्लस 81, इट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ
171, and this will be equal to 3 root 90. 19 9s are 171, तो इसका स्क्वायर रूट अगर हम करेंगे तो 3 रूट 19 मिलेगा. नाउ इफ वी पुट दीज वैल्यूज ऑफ वेक्टर a2 माइनस a1, वेक्टर b1 क्रॉस b2 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b1 क्रॉस b2, देन वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ d. तो अब इसको फॉर्मूले में पुट कर देते हैं. तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर a2 माइनस a1 डॉट वेक्टर b1 क्रॉस b2, वैल्यू क्या आएगी 3 इंटू माइनस 9 प्लस 3 into 3 and 3 into 9, a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2. अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b1 क्रॉस b2 कितना आया था 3 रूट 19, तो इसके प्लेस पे क्या रखेंगे 3 रूट 19, वैल्यू हो जाएगी 3 रूट 19, और इसका मॉड्यूलस क्योंकि वैल्यू नेगेटिव में भी आ सकती है. तो फाइनली नाउ वी विल गेट -27 प्लस 9 प्लस 27 अपॉन 3 रूट 19. तो प्लस 27 माइनस 27 कैंसिल हो जाएगा एंड 3 3s are 9, तो वी विल गेट 3 अपॉन रूट 90. This is the value of the shortest distance between the given two lines. ठीक है, तो इस तरीके से वेक्टर फॉर्म यूज़ करके हम इजीली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं बिटवीन टू स्क्यू लाइंस. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द कार्टेशियन formula for finding the distance between two skew lines. Now note down the homework for today. I have given two questions. In these two questions you have to find the shortest distance between the two lines. Clear? Leave the second question because today we have not discussed about the Cartesian formula, so solve this question only. Thank you so much.